नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। सांसद अरुण साव के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को भी बदल दिया गया है। बीजेपी ने नारायण चंदेल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया नेता प्रतिपक्ष चुना है। धर्मलाल कौशिक की जगह अब नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का फैसला भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज सुबह रायपुर पहुंची और पार्टी मुख्यालय में विधायकों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने विधायकों से रायशुमारी तो ली, लेकिन नाम दिल्ली से ही तय था, जिसकी घोषणा कर विधायकों की सहमति ले ली गई। धर्मलाल कौशिक की जगह अब जांजगीर चांपा के विधायक नारायण चंदेल को छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद नारायण चंदेल ने मीडिया से बातचीत में कहा, विधायक दल की बैठक में मुझे सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबको साथ लेकर नए दायित्व का निर्वहन करेंगे। उन्होंने पार्टी के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में शान से कमल खिलाने का दायित्व सौंपा गया है। बिलासपुर जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन में महाराष्ट्र के गोंदिया स्टेशन के पास मालगाड़ी के टकराने से 3 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए हैं, जिसमें सवार कई यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिली है। इस ट्रेन दुर्घटना से यातायात प्रभावित हुआ है। साथ ही रेल यातायात व्यवस्था को सुधारने में टीम घंटों जुटी रही। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से निकलकर राजस्थान के जोधपुर जा रही भगत सिंह की कोटी यात्री ट्रेन से बुधवार की सुबह मालगाड़ी टकरा गई, जिससे 3 डब्बे पटरी पर उतर गए। इस रेल हादसे में लगभग 50 यात्रियों के हताहत होने की जानकारी मिली है, जिसमें कुछ को गंभीर बताया जा रहा है। घायल यात्रियों में छत्तीसगढ़ के भी कई यात्री बताए जा रहे हैं। रेल प्रशासन की माने तो महाराष्ट्र के गोंदिया स्टेशन से दूर चुलोद गांव के पास सिग्नल नहीं मिलने के कारण खड़ी भगत सिंह की कोटी ट्रेन को उसी ट्रैक पर पीछे से आ रही मालगाड़ी ने ठोकर मार दी, जिससे ये हादसा हुआ। मालगाड़ी के पायलट के इमरजेंसी ब्रेक लगाने से कई लोगों की जान बच गई है। बहरहाल घटना के बाद रेल प्रशासन ने जांच के आदेश भी दिए हैं। साथ ही यातायात सुधारने में भी रेलवे की टीम जुट गई है। सामने आ गया। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर गठित राजनीतिक समिति की बैठक राजधानी रायपुर के आबकारी आयुक्त कार्यालय में हुई है। बैठक में समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। राजधानी रायपुर के आबकारी आयुक्त कार्यालय में शराब की पूर्ण शराबबंदी के लिए गठित राजनीतिक समिति की बैठक हुई है, जिसमें आवश्यक तैयारी के अध्ययन के लिए दल का गठन करने का निर्णय लिया गया है। अध्ययन दल जहां वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी लागू है और ऐसे राज्य जहां पूर्ण शराबबंदी लागू थी लेकिन बाद में फिर से शराब की बिक्री चालू करने वाले राज्यों का दौरा करेगा। साथ ही देश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्य का अध्ययन भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके लिए संबंधित राज्यों से अनुमति ली जाएगी। बैठक में सदस्यों ने अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सुझाव भी दिए हैं। बेमेतरा जिला के नवागढ़ नगर पंचायत के एल्डरमैन अमित जैन को राज्य शासन ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण हटा दिया है। अब उसकी जगह रोशनधर दीवान को नियुक्त किया गया है। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के आयोजित संकल्प शिविर में हंगामा करने वाले नवागढ़ नगर पंचायत के एल्डरमैन अमित जैन को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अब राज्य शासन ने जिला कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उसे एल्डरमैन पद से हटा दिया है। उसकी जगह पर रोशनधर दीवान को एल्डरमैन नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त एल्डरमैन रोशनधर ने जिला कांग्रेस कमेटी और राज्य शासन का आभार मानते हुए जिम्मेदारी पूर्वक पद का निर्वहन करने का संकल्प दोहराया है। यह मेरे को नवागढ़ नगर पंचायत के अंदर में नियुक्त किया है जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा। मैं उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और सदैव जुड़ी रहूँगा कांग्रेस पार्टी। राज्य सरकार द्वारा नवागढ़ नगर पंचायत में अभी नवनियुक्त एल्डरमैन की घोषणा की गई है, जिसमें रोशनधर दीवान जी को बनाया गया है। जो अमित जैन था, उन्होंने जो पार्टी के खिलाफ तो इन्होंने जो कार्य किए थे उसमें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। इसके कारण से उसके बदले में एक नया नियुक्त एल्डरमैन बनाया गया है। उसके लिए मैं सभी नवगढ़ वासियों को या पहले से जितने भी हमारे सरकार है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय।
खबर मध्य प्रदेश से है, जहां लंपी वायरस के दस्तक के बाद प्रदेश भर के पशुपालक सुरक्षा के उपाय में जुट गए हैं। खंडवा के गणेश गौशाला में इस वायरस के खतरे को देखते हुए नए गौवंश की नो एंट्री कर दी गई है। वहीं गौवंशों को डॉक्टरों की निगरानी में भी रखा जा रहा है। खंडवा गणेश गौशाला में लंपी वायरस को लेकर सावधानी बरती जा रही है, जहां 400 गौवंशों की पशु चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी रख रही है और पूरे परिसर में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रही है। लंपी वायरस से बचाव के लिए बाहर के गौवंशों को गौशाला में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि अभी तक खंडवा जिले में एक भी लंपी वायरस के प्रकरण सामने नहीं आए हैं। लंपी वायरस बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है और इसमें पशुपालकों को ख़ास तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि जब शुरुआती लक्षण दिखें तो तुरंत उसे पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और जो बीमारी अभी आई नहीं है जहाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। तो उसमें सावधानियों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव या फिर साइपरमेथ्रिन का छिड़काव या फिर ऐसी दवाइयों का छिड़काव जो मक्खी मच्छर इनसे जानवरों को दूर रखें। देखिए, इस प्रकार का अभी तक तो भगवान की गौमाता की दया है कि किसी भी प्रकार का इस प्रकार का वायरस खंडवा ही नहीं जिले में भी हमको देखने में नहीं आया है, जहाँ तक हमने चिकित्सकों से बात की है। और गौशाला चूँकि खंडवा की सबसे बड़ी गौशाला है और प्रदेश की गौशालाओं में भी इसका नाम आता है, तो यहाँ व्यवस्था ये रखी गई है कि चिकित्सकों से बात करके यहाँ संबंधित दवाइयों का सारा छिड़काव वैसे तो निरंतर होता है, लेकिन अब उसकी आवृत्ति हमने बढ़ा दी है। और जिस प्रकार के अन्य बीमारियां भी जो हो सकती है बारिश में, उसके लिए भी टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। और लंपी को लेके हमने सबसे बड़ी बात ये की है कि जिस प्रकार हम कोरोना में देखते थे कि हमारे क्षेत्र में हमने इस गौशाला को सुरक्षित किया है। इस गौशाला में लगभग पिछले 15 दिन से हमने कोई भी नया गोवंश बाहर से नहीं आने दिया है। और जब तक इस प्रकार का चिकित्सक लोग ये घोषणा नहीं कर दे कि लंपी का खतरा टल चुका है, तब तक हमारा यही रहेगा कि इस गौशाला में बाहर से कोई भी गोवंश यहाँ प्रवेश नहीं करे, क्योंकि यहाँ रहने वाला 400 से अधिक के गोवंश की सुरक्षा की जवाबदारी है समिति पर। पुलगांव पुल भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। दरअसल शिवनाथ नदी के ऊपर बना पुल अब धंसने लगा है। नदी के एक तरफ में 2 गड्ढे बन गए हैं। निर्माण के 3 साल में ही पुलगांव पुल धंसने लग गया है। लगातार बारिश और शिवनाथ नदी के जलस्तर ने सिस्टम की पोल खोल दी है। करोड़ों रुपए की लागत में बना था यह पुल। विधायक अरुण वोरा और एसडीएम मुकेश रावटे ने कहा कि इस मामले की जल्द ही जांच की जाएगी। शिवनाथ नदी के ऊपर बने पुल पर भ्रष्टाचार हुआ है, तभी तो 3 साल में नया पुल धंसने लगा है। राजनांदगांव से दुर्ग जाने वाले साइड पुल के दोनों छोर पर सड़क धंस गई है। इसकी वजह से कम 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया है, जिससे ये बात साबित हो गया है कि निर्माण से जुड़े अफसरों ने इसमें धांधली को अंजाम दिया है। खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर बैरिकेड्स लगा दिया है, ताकि पुल पर हो रहे गड्ढे और ज्यादा ना बढ़े। खबर मिलते ही दुर्ग विधायक अरुण वोरा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा है कि मामले की जांच की जाए और निर्माण से जुड़े अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। आपको बता दें कि करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण 2018 में किया गया था। उसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं। मैं अनूप मिश्रा, इंडियन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी दुर्ग पुलगांव पुल के पास खड़ा हूँ, जहाँ पे आज सुबह एक गड्ढा हो गया, यानी ये कहें हम कि पुल धंस रही है। देख रहे होंगे आप, पुल धंस रही है और उधर साइड देख रहे होंगे आप कि पानी दिख रहा है, इधर भी और इधर भी। तो हो सकता है कि ये पानी के कारण हो, लेकिन पुलगांव पुल ये 21 करोड़ की लागत से बनी हुई थी और जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। यहाँ पे एक खतरा भी है कि भाई लोग दूर रहे इससे, बहुत यहाँ पे आए जाए ना, है ना। तो बैरिकेड भी करा दिया है, प्रशासन की टीम भी यहाँ पे है, पुलिस भी है और ट्रैफिक वाले भी हैं यहाँ पे। और एक वो दूसरे हिस्से पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, दूसरे हिस्से पे भी तक गड्ढा हो रहा है। देख रहे होंगे आप, ये दूसरे हिस्से पे भी एक गड्ढा हो रहा है। अब ये बरसात के कारण है कि काम इसका अच्छे से नहीं हुआ था। देखिए इस पे तो अपन तो थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा सा साथी से मैं अपने कहूँगा दूर रहेंगे। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी गड्ढा हो रहा है। तो इसके 2 ही कारण है, एक तो बारिश समझ लीजिए, दूसरा कि इसमें काम अच्छे से नहीं हुआ।
तो आपको कब पता चला कि यहाँ पे ऐसा तो हम लोग गाड़ी वाड़ी अपना चलता है ना, लोड गाड़ी चल पाएगा कि नहीं पाएगा करके वही देखने के लिए मतलब यहाँ पे आए हुए हैं। मैं मॉर्निंग 6 बजे घूमने आया था यहाँ पे, तब कुछ लोगों ने यहाँ पे देखा, तब मेरे नज़र गए यहाँ पे, तब हम लोगों ने नोटिस किया कि दोनों जगह से गड्ढा हो गया है और नीचे का जो पूरा मटेरियल है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बाहर बह के बाहर निकल गया है। अच्छा, ये उसी का मटेरियल है? जी बिल्कुल जी, इसी कारण वो नीचे से पूरा खोखला हो गया है। जी सर, इंडियन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसे मैं देख रहा हूँ और 2018 में इसकी स्वीकृति हमने कांग्रेस गवर्नमेंट से दिलवाई थी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रदेश में इसका निर्माण हुआ। तो ये जो निर्माण हुआ है, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी घटना घट सकती थी, किस तरीके का निर्माण हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है, गड्ढा ही बता रहा है। निर्माण कार्य अच्छा किया जाना था और ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर पानी के बाद अगर ये सड़क में लोग चलते तो आप देख लीजिए 20 फीट गड्ढा, 15 फीट गड्ढा तो मुझे ही दिखलाई दे रहा है। कोई भी बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, लेकिन ईश्वर ने बचाया। तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए बराबर मॉनिटरिंग बराबर की जानी चाहिए। जितने भी पुल हैं दुर्ग में, जितने भी ओवरब्रिज में, उसकी बराबर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रह सके। सर, जनता और दर्शक जानना चाहेंगे कि जो उस टाइम पे ठेकेदारों ने काम किया तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी क्या? चूँकि सरकार भी आपकी, वर्तमान में आप विधायक की। देखिए, सरकार हमारी है और इसकी जो उस समय जो अधिकारी रहे होंगे और जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे तो सबके ऊपर जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। ये दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना से हम लोग बचे हैं। मतलब ये मैं तो अकल्पनीय लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। इंडियन न्यूज़ के माध्यम से बस एक सवाल आपका कि आप इंडियन न्यूज़ के माध्यम से निर्देश देना चाहेंगे प्रशासन को कि इसकी सुरक्षा के लिए अभी तुरंत क्या इंतजाम हो कि कोई दुर्घटना न घटे? इंडियन न्यूज़ के माध्यम वाले इंडियन न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहता हूं कि इसकी तत्काल पूरी रिपोर्ट बनाकर हमारी सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को भेजें और इस पर शीघ्र इसका तो पहले मरम्मत किया जाए, पहले तो इसका संधारण किया जाए, उसके बाद जवाबदेही तय की जाए। सर, इसको किस तरह से देखते हैं आप हादसे को? एक्चुअली बारिश मतलब बहुत ज़्यादा बारिश भी है और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आया था और चूँकि ये यहाँ पर भूस्खलन जैसी स्थिति है रोड में, तो इसको रिपेयर करने के लिए और प्रॉपर उसको करने के लिए बोला जा रहा है। अभी पीडब्ल्यूडी की भी टीम आ गई है और दुर्घटना की स्थिति ना हो इसलिए रोड को भी डाइवर्ट करने का बात चल रही है। सर, जैसे आपने कहा कि तब बारिश के हिसाब से हो सकता है, बारिश के कारण है ये, लेकिन क्या इस पे ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होगी? क्योंकि इतना जल्दी पुल का ख़राब हो जाना, प्रशासन इस पे जांच बैठाएगा ठेकेदार के ऊपर? वर्क एजेंसी है पीडब्ल्यूडी, उनसे पहले वो लिया जाएगा क्या स्थिति है और यदि किसी का इस पे जवाबदारी तय होती है तो निश्चित है कि कार्रवाई की जाएगी। बल लगाया गया है और थोड़ी देर में डाइवर्शन, बाईपास से बड़ी गाड़ियाँ डाइवर्ट होंगी और सुरक्षा व्यवस्था लगाया गया है, बैरिकेड से इसको घेरा गया है ताकि अनहोनी कोई घटना ना घटे। यहाँ पे रहेंगे, प्लस बड़ी वाहनों को बाईपास से डाइवर्ट किया जाएगा। तो ये सारे वरिष्ठ अधिकारियों को कल रात से पता है। पहले इस तरफ वाला होल हुआ था, मॉर्निंग में ये हुआ है। सारे अधिकारियों को हमने सूचित कर दिया है। कैमरा पर्सन सन्नी सिंह के साथ मैं हूं अनूप मिश्रा। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। तो वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिएगा आप इंडियन न्यूज़ के साथ, खबरें अभी बाकी हैं। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।
ब्रेक के बाद अब देखेंगे खबर दुर्ग से। 20 करोड़ की लागत से बने शिवनाथ नदी के नए ओवरब्रिज के धसकने से कई तकनीकी खामियां उजागर हुई है, जिसमें शिवनाथ नदी के ब्रिज निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। इसके संधारण का कार्य भी युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है और एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही को फीलिंग कर भरा जा रहा है। ग्राउंड जीरो से इस प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोलती इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार हुई बारिश के बाद से नदी नाले उफान पर थे और इसी के तहत शिवनाथ नदी भी अपने पूरे रौद्र रूप में दिखाई दी, जिसके बाद कई लोगों को इस बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बाढ़ के पानी ने कई राज भी खोल दिए हैं। जी हाँ, ये जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, यह शिवनाथ नदी का नया बना ओवरब्रिज है, जिसके ऊपर करीब लगभग 22 करोड़ रुपए खर्चा करके इस ब्रिज को निर्माण किया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो बारिश का पानी और बाढ़ का पानी आया, उसके बाद से यह ब्रिज एक तरफ धसक गया। आप मेरे साथ देख सकते हैं, यह जो यहाँ जो काम चल रहा है, यो एक क्षेत्र जो धसा हुआ था ब्रिज के ऊपर का, उसे फिलिंग करने की तैयारी की जा रही है। जरा आप लेयर पे ध्यान देंगे तो मुरुम है, मुरुम के बाद डस्ट है और डस्ट के बाद सीधा डामरीकरण है। तो जिस तरीके से ये जो ब्रिज धसा है, उसमें कहीं ना कहीं जो फॉल्ट है, जो कमियां हैं, वो उजागर हुई हैं। जिस तरह से देख सकते हैं, इसमें बराबर से कंक्रीट होना था ताकि यह मजबूत होता। और जिस स्थान पर यह हुआ है, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें फिलिंग की गई है और यहाँ से ये डाउन फॉल इधर से शुरू होता है ब्रिज का। जिसके बाद इसके जो ऊपरी हिस्सा है, इस ऊपरी हिस्से में यहाँ से ये ब्रिज है, ये मतलब ये समझ सकते हैं कि ये बॉर्डर पॉइंट है और बॉर्डर पॉइंट के बाद ये ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे ब्रिज यहाँ से शुरुआत होती है। यानी ये जो ढलान, जो क्षेत्र टूटा हुआ है, वो ढलान का एरिया है और ढलान वाले क्षेत्र में जो फिलिंग की गई थी, वह बारिश के पानी में बह गई है। और लगातार अब क्योंकि जैसे ही ये जहाँ गड्ढे होने की शिकायतें आई, उसके बाद PWD के पूरे अधिकारी और सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँचे और उनके द्वारा ये फिलिंग की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये फिलिंग चल रही है, मैं यहाँ कुछ लोग हैं जिनके से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह इतनी बड़ी लापरवाही किस तरह से हुई है और क्यों ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। हाँ सर, आप बताएंगे किस तरह की ये लापरवाही आपको नज़र आ रही है इसमें? सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा, ठीक है, बाढ़ की स्थिति है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन महज 3 साल के आसपास इस पुल को प्रारंभ हुए हैं और उन परिस्थितियों में जो हमें जो नज़र आता है कि मिट्टी का कटाव, जो पुल जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ पर जो है ये मिट्टी का कटाव, राजनांदगांव की ओर से जो पुल प्रारंभ हुआ है, यहाँ पर मिट्टी का कटाव हुआ है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन ये स्थिति यहीं पर क्यों आई, इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जहाँ से हमारा पुल प्रारंभ होता है, स्टार्टिंग जो अबैटमेंट है, वहाँ पर प्रॉपर जो है मिट्टी के कटाव को रोकने का इन लोगों ने प्रयास नहीं किया, उसमें तकनीकी मापदंड उसको अपनाए नहीं गए हैं। ये एक बड़ी वजह इसकी हो सकती है, क्योंकि अभी जो ये निकाले जा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी जो है मुरुम निकला और डस्ट फिलिंग निकली, तो उससे साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर जो है अरेंजमेंट, जो है टेक्निकल जो अरेंजमेंट्स होना था, वो यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये सेतु निर्माण विभाग में जिस तरह से आप देखते हैं कि कोई भी सेतु जब बनता है और उसके बाद इंजीनियर्स इसमें बराबर निगरानी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंजीनियर्स की भी लापरवाही, ये तकनीकी त्रुटि है। जब डिज़ाइन बनता है कोई भी स्ट्रक्चर का, चाहे वो पुल हो या बड़े बड़े बिल्डिंग हो, कुछ भी ऐसे कोई भी बड़े बड़े ब्रिज हैं, तो उसके डिज़ाइन में कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग जो पार्ट है उसको नज़रअंदाज किया गया है, ये कह सकते हैं। सबको एक ही तराजू से तौलना नहीं चाहिए। सेंटर एबटमेंट का अपना अलग फंक्शन होता है, जो स्टार्टिंग होता है उसका अलग होता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि बाकी जगहों पर पानी का बहाव प्रॉपर होता रहा, लेकिन स्टार्टिंग में जहाँ पर जगह उनको नहीं मिली और तेज़ बहाव यहीं से बन गया, उसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है और पानी वहाँ से बहा और वहाँ पर डैमेज हुआ है। यानी कहीं कहीं तकनीकी खामियां हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि तकनीकी खामियां हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो शिवनाथ नदी का ये जो नया ब्रिज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जिसको निर्माण किया गया, इसके पीछे उद्देश्य ये था कि लोगों को जब भी शिवनाथ नदी में बाढ़ है, उन्हें आवाजाही में दुर्ग से राजनांदगांव की ओर जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपको एक बड़ी खामी और बताता हूँ कि ये जो ब्रिज का निर्माण किया गया है, इसमें तकनीकी के साथ ही दूरदृष्टि का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया है। दूरदृष्टि का ध्यान इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि जब भी
शिवनाथ नदी में बाढ़ आती है, इस ब्रिज के दोनों मुहाने पानी में डूब जाते हैं। ये एकलौता ब्रिज नहीं है, जो पुलगांव नाले का जो ब्रिज है उसकी भी यही स्थिति है। उसके भी लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके ब्रिज बनाया गया, लेकिन उसके दोनों मुहाने आज पानी में डूब जाते हैं और वह टापू के रूप में निर्मित हो जाता है। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि ये जो स्थिति है, क्या दूरदृष्टि की कमी रही जो दो ब्रिज यहाँ पर निर्माण किए गए? आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर दोनों मुहाने जो है उसमें पानी आ जाता है, बाढ़ की स्थिति होती है, तो वैसे ब्रिज का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि आवागमन ऐसे ही रुक जाता है। आज 3 से 4 दिन आवागमन यहाँ पर रुका हुआ है। राजनांदगांव से दुर्ग आवागमन, चाहे वो गुंडरदेही बालोद की ओर आवागमन रुका हुआ है, तो उसकी वजह यही है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर जो ब्रिज की शुरुआत है और अंत है, वहाँ पर कम से कम लेवल इतना हाई हो कि वो जो हाई फ्लड लेवल होता है उससे ऊपर होना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार कितना भी बाढ़ आए वो डुबान में ना आए और यहाँ से आवागमन प्रॉपर हो, क्योंकि उद्देश्य ब्रिज का वही होता है। यानी पूर्व जो नेता रहे हैं उनमें दूरदृष्टि की कमी रही। पूर्व नेता कहें, उस समय बीजेपी का शासनकाल था जिस समय ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। राजेश मुड़त जी उस समय लोक निर्माण मंत्री थे, और एक बार जो तकनीकी खराबियाँ आई थी उसके लिए मैं एक बार पुनः यहाँ पर का जो एक्सपांसन जॉइंट जो है काफ़ी फैल चुका था, उस समय भी मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया था और पूरी यहाँ पर टीम आई थी, ईएनसी ऑफिस से लोग आए हुए थे, लेकिन उनको क्लीन चिट दे दी गई एक्सपांसन को प्रॉपर करके। जी हाँ, हम ये इनसे बात इसलिए कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये तकनीकी विशेषज्ञ भी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, और इन्होंने तमाम उन चीज़ों को बारीकियों से समझा है जिसके वजह से ये तमाम दिक्कतें आती हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि बरसात का मौसम शुरू होता है, बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी कई राज खोल जाता है, और ऐसे ही दुर्ग जिले की जो लापरवाही थी वो इस घटना के बाद सामने आई है। अब देखना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस पूरी लापरवाही के लिए किस तरह की पहल करते हैं। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। दुर्ग के मिनी माता चौक से राजनांदगांव की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर शिवनाथ नदी के ब्रिज से संधारण कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते दुर्ग अंजोरा रोड को बंद कर दिया गया है। इसके कारण राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी इन्हीं परेशानियों को लेकर इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने राहगीरों से विशेष चर्चा की और उन्हें होने वाली दिक्कतों को समझने का प्रयास किया। शिवनाथ नदी के नए सेतु में चल रहे कार्य की वजह से इस रोड को प्रॉपर बंद कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये दुर्ग से राजनांदगांव को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, और जिसकी वजह बंद होने की वजह से यहाँ काफ़ी लोग यहाँ फंसे हुए हैं, जिन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं से बात करेंगे। आप कहाँ जा रहे थे भाई साहब और कितनी परेशानी हो रही? अरे रसमाड़ा जाना था सर, अर्जेंट काम था मेरे को, इस वजह से। तो इन्हें रसमाड़ा जाना था और ये यहाँ आकर फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ से जो दूसरा ऑप्शन है वो लगभग कम से कम यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है, जो बाईपास से होकर ही नहीं जाना पड़ेगा। अंकल कहाँ जा रहे थे आप? क्या परेशानी? राजनांदगांव जा रहा हूँ मैं। राजनांदगांव जा जी रहे हैं। इस रोड से आप अभी पहुँचे हैं, क्या दिक्कत आ रही है अभी? दिक्कत क्या है? नांदगांव जाने तो यही दिक्कत है कि गेट बंद है, यहाँ पर रास्ता बंद है। अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब कोई देखेंगे सहारा, किधर से भी कोई पूछेंगे किसी से कहाँ जाना है, किधर से जाना है करके। तो भटकाव की स्थिति भी बन रही है। इन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम किस साइड से राजनांदगांव की ओर का सफ़र तय करें। तो भाई साहब आप कहाँ जा रहे थे? अंजोरा। क्या दिक्कत हो रही है? परेशानी हो रहा है सर। आपको क्या पहले जानकारी हुई थी कि ब्रिज में काम चल रहा है या टूट गया है? नहीं, अभी जानकारी हो रहा है सर। तो अभी आए हैं वापस, इधर से घूमकर जाना पड़ेगा, अब दूर जाना पड़ेगा अब। हाँ, तो निश्चित रूप से इन्हें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ लगातार लोग पहुँच रहे हैं और यहीं से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। एक भाई साहब हमारे पास अभी पहुँचे हैं। आप कहाँ जा रहे थे भाई साहब और कितनी दिक्कत हो रही है रोड ब्रिज? मैं जा रहा था राजनांदगांव, मेरा ऑफिस है वहाँ, मेरा ऑडिटर आया हुआ है, पानी से पूरा डूबा हुआ है। महिंद्रा ट्रैक्टर में हूँ यहाँ पर मैं जॉब में। राजनांदगांव ऑफिस में ऑडिटर पहुँच चुका है, दूसरे रास्ते से मेरे को जाना है। मेरे लड़के पूरे फाइल लेके खड़े हुए हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वाले बैरिकेड्स लगा के रखे हैं, रोक दिया हमको जाने के लिए। उसके बाद ले दे के रिक्वेस्ट करके मैं जब जाके देखा, वाकई में वहाँ पर जेसीबी से पूरा 5 फीट चौड़ा गड्ढा किया हुआ है, नीचे अलग ब्लॉक है। नीचे का एक ब्रिज जो पुराना ब्रिज है, क्या उस पर कुछ उस पर दिक्कत ये है, पुराना ब्रिज है, अंग्रेजों के समय का, जर्जर स्थिति है। प्रशासन ने सुरक्षक दृष्टि से बैरिकेड लगा के रखे हैं, तो वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं। समस्या तो हो रही है भाई साहब। तो मैं आपको बता दूं कि जो पुराना ब्रिज था वह भी जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई उसके बाद से उखड़ चुका है और प्रशासन ने उसे भी बंद कर दिया है। यानी कि
कुल मिलाकर यहाँ लोगों को सिर्फ तकलीफ़ें ही होंगी। अगर आप दुर्ग से मिनी माता चौक से राजनांदगांव तक का या अंजोरा तक का सफ़र करना चाहते हैं तो यह रोड पर आना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें अभी भी 5 से 6 घंटे तक लग सकते हैं। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। भिलाई में 4 लेन पर हो रहा फ्लाईओवर निर्माण इन दिनों दुर्घटनाओं का सबब बना हुआ है। पिछले 12 दिनों में 50 से ज्यादा सड़क हादसे यहां हो चुके हैं और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सकरी सड़क, जगह जगह गड्ढे, जल भराव और बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था हादसों का कारण बना हुआ है। भिलाई में हादसों का 4 लेन सकरी सड़कें, जगह जगह गड्ढे, जल भराव, अधूरा निर्माण कार्य की सुस्त चाल और चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था। जी हां, बदहाली की ऐसे ही तस्वीर इन दिनों भिलाई के फ्लाईओवर निर्माण के चलते 4 लेन पर नजर आ रही है, जहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले 12 दिनों में करीब 50 सड़क दुर्घटनाएं यहां हुई हैं, वहीं 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यही वजह है कि अब लोग यहां से गुजरने से भी डर रहे हैं। मैं अनूप मिश्रा, इंडियन न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। बदहाल सड़क पे खड़ा हूँ मैं। जो आप देख रहे होंगे ये बदहाल सड़क, गड्ढे, और इस पे 2 मौतें हो चुकी हैं, 20 से 26 एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की नज़रें इस पे नहीं पड़ रही हैं। ऊपर फ्लाईओवर का काम चल रहा है, उधर रेलवे फाटक बंद कर दिया गया है। तो भाई आपके पास व्यवस्थाएं पहले बनानी चाहिए, वैकल्पिक, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। साथी से अपने कहूँगा मैं, कैमरा साथी से, कि भाई सड़क दिखाओ इनको कि भाई कैसी सड़क है, कोई भी बरसात का टाइम है, गिर सकता है, मर सकता है। लेकिन अभी भी प्रशासन 2 मौतों के बाद, 27-28 एक्सीडेंट के बाद भी नहीं जागा है। तो देखते हैं कब तक प्रशासन की नींद खुलती है, जागता है प्रशासन, और इन बदहाल सड़कों के सुरक्षा व्यवस्था, इन सड़कों के काम को लेकर आगे कब तक प्रशासन सामने आता है, ये देखेंगे हम। और अभी मैं ये सुपेला के पास पे खड़ा हूँ, जहाँ पे ये अंडरब्रिज का काम चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, और हम यहाँ पे लोगों का जो बिजनेस है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, दिक्कत है बहुत ही। भाई एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई खराब आप काम लगवाए हो, चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, सही बात, वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए, ज़रूरी है। नगम प्रशासन ध्यान। विजय कुमार है ना। तो ये विजय कुमार जी थे, इन्होंने कहा कि भाई काम धाम चले सड़क पे, ठीक है, लेकिन सुरक्षा के भी इंतज़ाम होने चाहिए। अभी यहाँ पे देख रहे होंगे आप, साथी ने हमारा दिखाया है कि ख़राब थी सड़कें, और यहाँ पे और कई सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। इंडियन न्यूज़ के लिए संवाददाता अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहित उत्तर भारत में हलषष्ठी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भिलाई में भी इस पर्व को महिलाओं द्वारा निर्जला उपवास रख के बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें उन्होंने अपने संतान की लंबी आयु के लिए हलषष्ठी माता से प्रार्थना की। इस अवसर पर हमने व्रतधारी महिलाओं से खास चर्चा की। आप भी देखिए ये चर्चा कैसी रही। मध्य प्रदेश के जंगल में एक बिल्ली अपने परिवार सहित रहती थी। उनकी 3 पुत्रियां थी। उनकी एक दासी थी, उनके 2 पुत्र थे। बिल्ली पुत्र न होने के कारण बिल्ली दासी। नमस्कार, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संगीता। इस वक्त इंडियन न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है भिलाई के रामनगर में, जहां पे हलषष्ठी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से महिलाओं द्वारा मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सभी महिलाएं सज धज कर भारी मात्रा में इकट्ठा हुई हैं और अभी पंडित जी द्वारा कथा सुनाया जा रहा है और महिलाएं बड़े ही मन लगाकर कथा सुन रही हैं। कथा समाप्त होने के बाद अब महिलाओं द्वारा समूह बनाकर आरती प्रारंभ कर दी गई है। देखिए किस प्रकार विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद आरती किया जा रहा है हलषष्ठी माता का। ओम जय शिव ओंकार एकानन चतुरानन। आइए जानते हैं सभी महिलाओं से आखिर हलषष्ठी त्योहार का महत्व क्या है, इसे किस विधि विधान से पूजा किया जाता है और इसका महत्व क्या है। ये पुत्र प्राप्ति के लिए होता है और जिनके पुत्र होते हैं उनकी लंबी उम्र के लिए होता है। सभी स्त्रियां बहुत धूमधाम से मनाती हैं और ये हर साल में एक बार आता है। अच्छा, तो क्या ये त्यौहार केवल पुत्र के लिए मनाया जाता है या फिर संतान कहा जाए, पुत्र या पुत्री दोनों के लिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए मनाते हैं। बच्चे तो दोनों ही हैं, मेरी खुद भी एक पुत्री है और मैं खुद भी
बड़े धूमधाम से मनाती हूँ और हर साल करती हूँ। तो आइए हम आगे जानते हैं कि हल षष्ठी त्यौहार को लेकर जो पसहर चावल को लेकर जो मान्यता है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आगे। आप बताइए पसहर चावल को लेकर क्या मान्यता है। उसको उपवास के दिन बच्चे लोग को और 6 प्रकार के रखते हैं, उसमें पत्तल में 6 प्रकार के रखते हैं, गाय और कुत्ते ये सबको देते हैं और लास्ट में खुद भी ना उसको खाते हैं पत्तल में करके। अच्छा, इसमें कुछ भाजी की भी मान्यता है कि 6 प्रकार की भाजियाँ 6 प्रकार के बनाते हैं उसको, भाजी को घी से बनाते हैं उसको, है ना, और उसमें वो नमक डालते हैं, सेंधा नमक डालते हैं उसमें, उसको खाते हैं। फिर इस प्रकार से अपने उपवास का लास्ट प्रहार करते हैं। आगे हम ये भी जानना चाहेंगे कि हल षष्ठी त्यौहार में गाय के दूध दही का नहीं बल्कि भैंस के दूध दही और घी का इस्तेमाल किया जाता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। भैंस के दूध से ही पूजा किया जाता है, सगड़ी में डाला जाता है और खीर बनाया जाता है और उस खीर को हम लोग खाते हैं, सब महिलाएं अपने अपने घरों में बना के। अच्छा, और ये सगड़ी का क्या महत्व है हल षष्ठी के त्यौहार में, इसके बारे में आप बताइए हमें। बच्ची की लंबी उम्र के लिए इसको सगड़ी को गड्ढा खनते हैं और इसी में पूजा करते हैं शिव भगवान के रूप में। आइए हम जानेंगे आगे इनसे कि हल षष्ठी त्यौहार को लेकर जो कथा प्रचलित है उस कथा के बारे में आखिर ये क्या कहना चाहेंगी। जी, आप कथा के बारे में हमें कुछ बताइए हल षष्ठी त्यौहार को लेकर। ये संतान के स्वास्थ्य के संबंध में है और आज ही के दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का भी जन्म हुआ था, है ना, तो उनके उपलक्ष्य में ये हल षष्ठी का वो त्यौहार मनाया जाता है। अपने संतान की सुरक्षा के लिए माताएं इस दिन व्रत रखती हैं और जो भी जैसे फसल होता है ना, जो जिसमें हल चलता है उस सब चीज़ का परहेज़ करती हैं। उस दिन हल चला हुआ कोई भी अनाज फल फूल कुछ भी नहीं खाया जाता, वो सब चढ़ाया जाता है इसमें। और आज के दिन पसहर चावल जो कि ऐसे ही मतलब बिना उगाए वो जगा जाता है, तो ये पहले की प्रथा है, रीति रिवाज है, पहले से चलते आ रहा है। आजकल क्या खेती करते हैं तो ये सब चीज़ अवेलेबल हो जाता है और आज के दिन गाय का कोई भी दूध दही या घी कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। आज के दिन सिर्फ भैंस से रिलेटेड जो भी चीज़ है, गोबर हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, ये सब यूज़ होता है। और शाम के समय दिन भर उपवास रख के शाम के समय में वही जो भी पसहल चावल हम जो बनाते हैं उसको दही वही के साथ जो भी है जैसे भी हो खाते हैं उसको, और सूर्यास्त से पहले इसको खोलना पड़ता है इस व्रत को। अच्छा, सूर्यास्त से पहले। और आगे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि इसमें हल से जुते हुए फसलों को नहीं खाया जाता है, तो इसमें क्या मान्यता है इसको लेकर। इसका मान्यता है, मुझे अच्छे से तो नहीं पता, बट एक राजा थे, उनका मतलब उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उनको नारद जी ने एक बताया कि आप ये व्रत करो, आप वन में जाओ, है ना, आप वन में रहो, निवास करो। तो उन्होंने अपना सारा का सारा राजपाट छोड़ के वन में निवास किया अपनी पत्नी के साथ। तो उसके बाद अपनी पत्नी के साथ वो वन में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो वहाँ जो वन में भैंस जो भी रहते हैं ना, उनको पालना, उनका पालन पोषण करना, उनका ये करना, और उन लोग वहाँ ऐसा खेती करते थे। तो जो क्या अपन हल जला के जो खेती करते हैं ना, वो चावल अलग होता है और ये जंगल में जो चावल होता था ना वो अलग होता है। तो इसको बिना खेती करे ये जगता था ऐसे ही। अब वो पता नहीं कैसे होता था, मुझे भी नहीं पता, बट यही है कि वही धान का वही चावल का यूज़ किया जाता है। और जो जंगल में अवेलेबल होता है, जो चीज़ ऐसे नॉर्मली हमारे यहाँ अवेलेबल आसानी से होता है, उन सब चीज़ों से परहेज रहता है। और जो चीज़ें आसानी से हमको अवेलेबल नहीं हो पाती है ना, उन सब चीज़ों का यूज़ रहता है इसमें। इसी कारण इसमें गाय का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करा जाता है। भैंस का गोबर, घी, दूध, दही, इस दिन फल फ्रूट्स वगैरह सब चढ़ाते ज़रूर है, बट इसको खाया नहीं जाता। तो वही है, ये कठिन व्रत करने के बाद, हल षष्ठी का ये व्रत करने के बाद राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति होती है। तो उसी की वजह से ये व्रत का नियम चला जा रहा है, तो हम करते हैं अभी भी इसको। तो देखा आप लोगों ने हल षष्ठी त्यौहार को किस प्रकार मनाया जाता है और इस त्यौहार को लेकर क्या क्या प्रथाएं प्रचलित हैं। तो इसी प्रकार से इंडियन न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा ऐसे ही विभिन्न प्रकार की जानकारियां और प्रमुख त्यौहार के बारे में। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। कैमरामैन सनी के साथ संगीता। बेमेतरा जिला में महिलाओं ने कमर छठ व्रत रखा, जहां व्रतियों ने कमर छठ माता की कहानियां सुनी और बिना हल का उपयोग किया चावल आदि भगवान शिव को अर्पित कर अपने संतान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। गांव-गांव में व्रती महिलाओं ने निर्जला व्रत रहते हुए गली मोहल्ले में सगरी तालाब बनाकर उसे फूल पत्तों से सजाया।
फिर पूजा अर्चना करने के बाद उसमें 6 प्रकार की भाजियां, पसहर चावल, कासी व महुए का फूल, धान की लाई और भैंस के दूध व दही भगवान शिव को अर्पित कर अपने संतान की लंबी उम्र के लिए कामना की। मान्यता है कि जब कंस ने देवकी के 7 नवजातों को मार दिया था, तब माता देवकी के कमर छठ माता व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तभी से कमर छठ व्रत मनाने का चलन शुरू हुआ है। हलषष्ठी का व्रत माता देवकी ने जो प्रारंभ किया था, जब कंस जो है उन्होंने उनके सारे पुत्रों को मारना शुरू कर दिया तो वो बहुत व्यथित हुई, दुखी हुई और उन्होंने माता रानी को प्रार्थना किया कि हे मैया, अब मेरी जो संतान हो उसको कोई आँच ना आए और वो मतलब बुराइयों पर जीत हासिल कर सके और अच्छाइयों का संचार कर सके। इसलिए उन्होंने मैया रानी को कहा कि मैं आपके निमित्त व्रत रख रही हूँ। और वहाँ पर चूँकि कुछ भी व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा और वहाँ पर पानी से उसका आचमन किया और कहा कि जो भी मैया आज से मतलब ऐसे सगरी खोद कर पूजा करेंगी, उन सब के बच्चों का, संतानों का भगवान जो है उनका रक्षा करेंगे। तो कृष्ण भगवान जी हम देश की रक्षा कर ही रहे हैं, जैसा कि सब जानते हैं। और आज हम लोग पूजा में शामिल हुए, पंडित जी ने पूजा करवाया, हमको बहुत अच्छा लगा और सब माताएं बहनें सब आई। मैं सबके संतानों की रक्षा की आशीर्वाद बनाए रखे भगवान, यही प्रार्थना करती हूँ, यही अभिलाषा करती हूँ, क्योंकि दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है, लेकिन माँ के लिए बच्चे से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो यही प्रार्थना करती हूँ कि हर माँ की गोद भरी रहे, जो निसंतान है उसको संतान की प्राप्ति हो, ताकि वो संतान के सुख को महसूस कर सके। तो वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए आप इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में दुर्ग की वेदिका खुशी रावटे ने इतिहास रचा है, जिन्होंने तलवारबाजी में कांस्य पदक जीतकर जिले सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनके दुर्ग पहुंचने पर जोशीला स्वागत किया गया, जिसमें शहर विधायक अरुण वोरा, निगम सभापति राजेश यादव व शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल थे। दुर्ग की बेटी वेदिका खुशी रावटे के द्वारा जिले का नाम रोशन करने पर इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने वेदिका खुशी से खास बातचीत की और उनके इस सफर को भी जाना। आकर्षी कश्यप के बाद दुर्ग की वेदिका खुशी ने कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं वेदिका खुशी जी। वेदिका खुशी जी, बताएंगे किस तरह के गेम में आपको कांस्य पदक? ये कॉमनवेल्थ गेम्स में फेंसिंग ऐड नहीं है, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप था जो लंदन में भी हुआ था। वहाँ पे मुझे टीम में ब्रोंज मेडल मिला है। कैसी तैयारी की थी इसके लिए? मैं 8 साल से फेंसिंग कर रही हूँ। इससे पहले मैं अभी इंडिया कैंप में थी पटियाला में, उसके बाद ही मैं कॉमनवेल्थ के लिए गई थी। आगे क्या प्रयास हो? आगे एम ओलंपिक्स ही है, ओलंपिक की तैयारी करना है, वहाँ तक पहुँचना है और ये ब्रोंज को इसका कलर चेंज करना है। निश्चित रूप से वेदिका खुशी का यह सपना है कि आगे चल के इस मेडल का जो रंग है उसे बदलने का प्रयास करेगी। कैसा लग रहा है आपकी बेटी?
मैं तो सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो भी कुछ है सबके प्रेम की बदौलत है यहाँ पे वो, और उसकी खुद की मेहनत है, क्योंकि वो बचपन से एक ही शब्द बोलते आई है मेरे को कि मम्मी हर कोई इतिहास बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, देखना एक दिन मैं इतिहास ज़रूर बनाऊँगी करके, और उसी रास्ते पे वो पहुँची है और सबका आशीर्वाद रहा तो एक दिन वो ऊँचे शिखर में पहुँच के हमारे देश का नाम जरूर रोशन करेगी। निश्चित रूप से वेदिका खुशी ने लोगों को खुशियों से भर दिया है और कांस्य पदक लेकर जरूर आई हैं, लेकिन लंदन तक जो दुर्ग जिले का नाम और प्रदेश का नाम जो है वो लंदन तक पहुंचा है। सर, कैसा महसूस हो रहा है आपकी बेटी इतना बड़ा काम किया? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, इससे बड़ा सौभाग्य मैं समझता हूं किसी पिता को मतलब नहीं मिला होगा जितनी जो सौभाग्य हमको मिला, हमारी बच्ची ने इस मुकाम में लाया हमको। तो बेटी ने आज पिता का नाम रोशन किया है और जिले का नाम भी रोशन किया है। वेदिका खुशी रावणा ने जिस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम में जीत दर्ज किया है, उसके बाद उन्हें बधाई देने शहर विधायक अरुण वोरा जी भी पहुंचे हैं। किस तरह से बधाई दे रहे हैं सर? मैंने कहा ना कि शब्द नहीं है, किन शब्दों में हम इन्हें बधाई दें। इन्होंने जो हमारा छत्तीसगढ़ का, हमारे दुर्ग का, हमारे देश का जो मान सम्मान कॉमनवेल्थ गेम में बढ़ाया है, यह अपने आप में बहुत गौरव की बात है। हम लोग खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि हमारे शहर की दोनों बच्चियां आकर्षी और वेदिका खुशी रावणा, इन्होंने जो खेल में हिस्सा लिया और खेल में न केवल हिस्सा लिया बल्कि वहां से मेडल जीतकर इन्होंने जो लाए हैं, वह निश्चय रूप से बहुत ही बधाई की पात्र हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ये बच्चियाँ खूब आगे बढ़े और हिंदुस्तान का नाम विश्व के मानचित्र में गौरवान्वित करती रहें। शहर की बेटियां आगे बढ़ रही हैं लगातार, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैंने कहा ना कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। निश्चित रूप से एक खुशी की बात है कि वेदिका खुशी ने पूरे शहर को खुशी दी है और कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक जीता है। हमारे साथ निगम सभापति राजेश यादव जी भी हैं। राजेश यादव जी, किस तरह से इनको बधाई दे रहे हैं? निश्चित रूप से काफ़ी गर्व की बात है कि जो वेदिका खुशी रावणा कांस्य पदक लेके आई और आकर्षी कश्यप रजत पदक लेके आई हैं। निश्चित रूप से दुर्ग के लिए गौरव की बात है, न केवल दुर्ग के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए और हमारे पूरे भारत देश के लिए निश्चित रूप से गर्व की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे मेहनत के दम पर और प्रयास से आगे और बड़े पदक इनको हासिल हो और ये अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर रहें। बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से सभी के दिल में खुशी है और खुशी ने सिर्फ शहरवासियों को ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को खुश कर दिया है जिन्हें उम्मीद थी कि जिले से उन्हें पदक मिलेगा। कॉमनवेल्थ गेम में ये सफलता लगातार मिल रही है, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और शहर के लिए भी गौरवान्वित है, प्रदेश के लिए भी है और देश के लिए भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश के और हमारे ज़िले के बच्चे आज कांस्य पदक और रजत पदक लेके आए, इसके लिए तो मैं इन लोगों को दोनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो शहरवासियों में भी खुशी है और खुशी ने एक बार फिर शहरवासियों को खुश होने का पल दिया है। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर। कवर्धा शहर की बेटी अंकिता गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के दिन यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराकर छत्तीसगढ़ सहित देश का नाम रोशन किया है और छत्तीसगढ़ के महिला सशक्तिकरण मॉडल को प्रदर्शित कर कीर्तिमान भी रचा। कवर्धा निवासी अंकिता गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस पर यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी 18,510 फीट माउंट एल्ब्रुस पर माइनस 25 से 30 तापमान और 45 से 50 किलोमीटर हवा की गति के बीच तिरंगा फहराकर देश का मान बढ़ाया है। अंकिता गुप्ता यूरोप की इन दोनों चोटी पर तिरंगा फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही है। पर्वतारोही अंकिता गुप्ता ने अपनी इस सफलता को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व शहीदों को समर्पित किया। देश इस बार आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके लिए मैंने 15 अगस्त को यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है, वहां मैंने 15 अगस्त के दिन सुबह 5:43 में तिरंगा फहराया एवं उसकी दूसरी चोटी माउंट एल्ब्रुस पूर्व जिसकी ऊंचाई 5,621 मीटर है, वहां भी मैंने सुबह 4:43 में तिरंगा फहराया। इस तिरंगा की सफलता के लिए मेरे समस्त जिलेवासी एवं प्रदेशवासी एवं प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। एवं यहाँ यूरोपीय महाद्वीप में तिरंगा फहराने के लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आने के पूर्व तिरंगा भेंट किया था
जिसे मैंने यहाँ तिरंगा फहरा जिस तिरंगे को मैंने 15 अगस्त को यहाँ माउंट एल्ब्रस की चोटी पर फहराया। एवं यह सफलता, जो मेरी सफलता है, वो मेरे देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीदों को समर्पित है। एवं इस सफलता के लिए मेरे समस्त जिलेवासी, प्रदेशवासी एवं विशेष रूप से मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस्पात नगरी भिलाई के सेक्टर 10 में मां भारती की महाआरती राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठन क्रीड़ा भारती की अगुवाई में की गई, जहां आजादी के दीवानों को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। भिलाई दुर्ग क्रीड़ा भारती ने सेक्टर 10 के ग्लोब चौक में मां भारती की महाआरती का आयोजन किया, जहां आजादी के संघर्ष के दौरान बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया गया और देश के बंटवारे के दौरान हुई त्रासदी और आजादी की महत्ता को बताते हुए एकता व देश प्रेम का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दुर्ग लोकसभा सांसद के विजय बघेल ने कहा कि हम सभी कई बलिदानों के बाद मिली आजादी की महत्ता को समझे। कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती की आरती शुक्ला, पूर्व विधायक सांवला राम डाहरे, आरएसएस के कार्यवाहक सुनील पटेल सहित आरएसएस के जिला व कई नगर कार्यवाहक सहित भारतीय जनता युवा मोर्चा व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम सब ग्लोब चौक सेक्टर 10 में भारत माता की आरती करने के लिए इकट्ठा हुए, जिसमें दुर्ग भिलाई के सभी सम्मान्य गण उपस्थित रहे और सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आए। और इससे हम एक मैसेज देना चाहेंगे भिलाई नगरी को कि सब में एक देश प्रेम की भावना जागे, और हम ये कोशिश करेंगे कि हर वर्ष ग्लोब चौक में ये महाआरती का कार्यक्रम संपन्न हो। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम का भागीदार बने। बस्तर जिले में हो रही भारी बारिश के कारण कई नदी नाले उफान में हैं, जिसके कारण कई क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं। इंद्रावती नदी में आई बाढ़ के चलते बही बालिकाओं को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जगदलपुर शहर के इंद्रावती नदी में बाढ़ से बहे 3 बालिकाओं को जिला व निगम प्रशासन सहित पुलिस विभाग घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर गुम बालिकाओं में से 2 को सुरक्षित निकाल लिया था। वहीं एक बालिका को ढूंढने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसे आज सुबह रेस्क्यू टीम ने एक गुम बालिका का शव डोंगा घाट क्षेत्र से बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने बरामद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। रायगढ़ शहर में चोर गिरोह के सदस्यों ने 5 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां दुकानों के शटर तोड़कर लाखों के नगद पार कर लिए गए हैं। पुलिस गिरोह के चोरों की तलाश में जुटी हुई है। रायगढ़ शहर की अलग अलग जगहों पर चोरों ने दुकानों के शटर तोड़कर लाखों के नगद पार कर दिए। शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर घटनास्थल का मुआयना करने पर पुलिस ने पाया कि 5 जगहों पर किसी एक चोर गिरोह के सदस्यों ने ही घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की माने तो 5 दुकानों के शटर तोड़कर लगभग 6 लाख रुपए नगद पर हाथ साफ कर दिया गया है। सुबह 5:30 बजे फ़ोन आया किसी व्यक्ति का कि आपकी दुकान का शटर उठा हुआ है, हल्का सा और मुड़ा हुआ है। तो फिर मैं यहाँ आके देखा तो मैंने थाने में जाके आवेदन दिया। फिर पुलिस आई थी मेरे पास, तो चेक वगैरह किया तो करीबन 60 से 65 हज़ार रुपये की नकदी चोरी हुई है और बाकी सामान वामान तो कुछ नहीं गया है। भी थे जो चिल्लर अपन बैंक से लाते हैं। नया और पुराने नोट मिला कितना होगा लगभग? 65 से 70 हज़ार रुपये का उम्मीद है मुझे। ताला तोड़ के सीसीटीवी बंद है आपके? हाँ, सीसीटीवी सर वो मेन स्विच गिरा देते हैं ना रात को जी, शॉर्ट सर्किट के कारण, तो बंद है। सीसीटीवी बंद था। आसपास कोई कैमरा? आसपास कैमरे हैं, बगल में गार्ड भी है। उसका कहना है कि मैं नहीं जानता, उससे मैंने बात की। तो रायगढ़ में कुछ जगहों पे शटर उठा के चोरी का प्रयास हुआ है। अभी उनके मालिकों को बुलाया गया है। ये सभी दुकानें हैं, कोई स्टील का दुकान है, कोई ट्रेडर्स है। तो किस प्रकार की चोरी हुई है उसको खोलने पर ही पता चलेगा। अभी डॉग स्क्वाड की टीम और हमारी सभी टीम आने के बाद ही इसको खोला जाएगा। उसके बाद उनसे पूछेंगे कि क्या क्या सामान उसके घर से गया है, क्योंकि दुकानें हैं, दुकानों में गल्ला रहता है, तो गल्ले में कितना सामान था या कितने कैश थे, इसके बाद जांच की जाएगी। दुकानों में बारीकी से जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि चोरी में कैश काउंटर पर रखी नकदी के अलावा और क्या क्या चोरी हुई है। एक के बाद एक 5 दुकानों पर चोरी की वारदात से पुलिस गश्त पर ही सवाल उठाने शुरू हो गए हैं।
शहरवासियों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर पुलिस गश्त के बाद भी चोरी की वारदात में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। इंडियन न्यूज के लिए रायगढ़ से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।